गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारे चारों तरफ हर पल मौजूद है। बिल्कुल। लेकिन हम उसकी बारीकियों पर शायद ही कभी गहराई से विचार करते हैं। आज का हमारा विषय है पौधों की वृद्धि और विकास, यानी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत ही दिलचस्प विषय है ये। हाँ, और हमारे पास जो रिसर्च, जीव विज्ञान के नोट्स और वैज्ञानिक डेटा का पूरा जखीरा है ना, उसका बस एक ही मकसद है। वो क्या? ये समझना कि आखिर एक छोटे से, बिल्कुल साधारण से दिखने वाले बीज से लेकर एक विशालकाय पेड़ तक का सफर कैसे तय होता है। सही बात है। पेड़ के अंदर की कोशिकाएं कैसे काम करती हैं, और सबसे बड़ा रहस्य तो ये है कि वे कौन से जादुई रसायन हैं जो इस पूरी जटिल प्रक्रिया को एक कुशल ऑर्केस्ट्रा की तरह नियंत्रित करते हैं। रसायनों का रोल तो बहुत ही अहम होता है इसमें। बिल्कुल, लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प और अजीब बात पर गौर करते हैं। बताइए। पौधों का मामला बिल्कुल अलग है। वही तो, पौधे अपने पूरे जीवन काल में असीमित वृद्धि करते रहते हैं। वे लगातार बढ़ते हैं, जीवन भर नई पत्तियां निकालते हैं, नई शाखाएं बनाते हैं। आखिर ऐसा चमत्कार उनके अंदर होता कैसे है, मैं यही सोच रहा था। यही तो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। जानवरों के विपरीत पौधों के पास जीवन भर बढ़ते रहने की एक अद्भुत क्षमता होती है। अच्छा। और इसका पूरा श्रेय उनके अंदर मौजूद विशेष क्षेत्रों को जाता है, जिन्हें हम विज्ञान की भाषा में मेरिस्टेम कहते हैं। मेरिस्टेम? हाँ, जीव विज्ञान में इस तरह की वृद्धि को ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। ओपन फॉर्म मतलब जो कभी बंद नहीं होती। बिल्कुल सही समझें। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पौधे के शरीर में हमेशा नई कोशिकाएं जुड़ती रहती हैं। ये प्रक्रिया कभी बंद नहीं होती। तो ये मेरिस्टेम असल में है क्या? अब मेरिस्टेम असल में पौधे के वे खास हिस्से हैं जहां कोशिकाओं के पास लगातार विभाजित होने और नई कोशिकाएं बनाने की एक असाधारण क्षमता होती है। एक तरह की फैक्ट्री की तरह? हाँ बिल्कुल, एक ऐसी फैक्ट्री की तरह समझ सकते हैं जो कभी बंद नहीं होती और लगातार कच्चा माल तैयार करती रहती है। क्या बात है। और जब ये नई कोशिकाएं अपना एक निश्चित आकार और काम तय कर लेती है ना, तो वो अपनी विभाजन की क्षमता खो देती हैं। और फिर वो स्थायी बन जाती हैं। हाँ, वे पौधे के शरीर का एक स्थायी हिस्सा बन जाती हैं। ये तो बहुत ही कमाल की व्यवस्था है। और जहां तक मेरी जानकारी है, ये मेरिस्टेम भी पौधे में अलग अलग जगहों पर होते हैं ना? जी बिल्कुल। जैसे जड़ों के बिल्कुल निचले सिरे पर और तने के सबसे ऊपरी सिरे पर जो होते हैं, उन्हें एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं शायद। एकदम सही। एपिकल मेरिस्टेम का मुख्य काम पौधे की लंबाई बढ़ाना होता है, जिसे प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। हाँ। लेकिन अगर हम व्यावहारिक रूप से सोचें तो क्या? तो एक पेड़ सिर्फ लंबा थोड़ी होता है। उसे आंधी, बारिश और तूफान सहने के लिए चौड़ा और मजबूत भी तो होना पड़ता है। बहुत ही प्रासंगिक सवाल उठाया आपने। सिर्फ लंबाई बढ़ने से एक विशाल पेड़ खड़ा नहीं रह सकता। बिल्कुल गिर जाएगा वो तो। तने की इस मोटाई और चौड़ाई को बढ़ाने की जिम्मेदारी एक दूसरे प्रकार के मेरिस्टेम की होती है। अच्छा, उसका क्या नाम है? उसे लैटरल मेरिस्टेम या कैम्बियम कहा जाता है। लैटरल मेरिस्टेम? हाँ, जब पौधे की चौड़ाई या घेरा बढ़ता है तो उस प्रक्रिया को सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो मतलब शुरुआती पौधा एपिकल मेरिस्टेम की मदद से आसमान की तरफ बढ़ता है, अपनी जड़ें जमीन में गहरी करता है। हाँ, और फिर लैटरल मेरिस्टेम उसे एक मजबूत घने पेड़ में बदल देता है। बिल्कुल, यही प्रक्रिया है। अब अगर हम इस वृद्धि को मापने की बात करें तो प्लाज्म को सीधी मापना बहुत मुश्किल है, इसलिए वैज्ञानिक इसके लिए अलग अलग पैमानों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पौधे का ताज़ा वजन, सूखा वजन, उसकी लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन या फिर सीधा कोशिकाओं की संख्या गिनना। कोशिकाओं की संख्या से याद आया, यहाँ कोशिकाओं की संख्या और वृद्धि मापने के जो आंकड़े स्रोत सामग्री में दिए गए हैं ना, हाँ, वो बहुत हैरान करने वाले हैं। बिल्कुल, वो सच में किसी का भी दिमाग घुमा सकते हैं। श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि मक्के की जड़ का जो सिरा होता है, यानी उसका एपिकल मेरिस्टेम, हाँ, वो 1 घंटे में 17,500 नई कोशिकाएं पैदा कर सकता है। यह एक बहुत ही विशाल संख्या है। जरा सोचिए, 1 घंटे के अंदर इतनी सारी नई कोशिकाएं। और वहीं दूसरी तरफ तरबूज का उदाहरण देखिए। तरबूज में तो वृद्धि का पैमाना ही अलग है। बिल्कुल, तरबूज के मामले में वृद्धि कोशिकाओं की संख्या से ज्यादा उनके आकार से मापी जाती है। एक तरबूज की कोशिका अपने मूल आकार से 3.5 लाख गुना तक बड़ी हो सकती है। 3,50,000 गुना। हाँ,
ये दिखाता है कि प्रकृति में वृद्धि को मापने के कितने अलग-अलग और हैरान करने वाले तरीके हैं। और इतने बड़े पैमाने पर हो रही इस वृद्धि को समझने के लिए ना हमें ये देखना होगा कि एक कोशिका इस पूरी प्रक्रिया को कैसे अंजाम देती है। वो कैसे? अगर हम जड़ के सिरे का ही उदाहरण लें तो वृद्धि को हम मुख्य रूप से 3 चरणों में बांट सकते हैं। वो 3 चरण कौन से हैं? मेरिस्टेमेटिक, एलोंगेशन और मैचुरेशन। मेरिस्टेमेटिक, एलोंगेशन और मैचुरेशन। हाँ, पहला चरण जो मेरिस्टेमेटिक है उसी जड़ के बिल्कुल सिरे पर होता है, जहां नई कोशिकाएं बनती हैं। बिल्कुल। यहाँ कोशिकाएं लगातार बंटने के मोड में होती हैं। उनके अंदर भरपूर प्रोटोप्लाज्म होता है, उनका न्यूक्लियस काफी बड़ा होता है और उनकी बाहरी दीवारें बहुत पतली होती हैं ताकि वे आसानी से विभाजित हो सकें। तो एक तरह से ये कच्चा आम तैयार करने वाला चरण हो गया। आप ऐसा कह सकते हैं। और फिर इसके ठीक पीछे दूसरा चरण आता है इलोंगेशन का चरण। हाँ, एलोंगेशन मतलब लंबा होना। यहाँ कोशिकाएं लंबी होने लगती हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक गुब्बारे में हवा भरी जा रही हो। बहुत सटीक उदाहरण है। उनके अंदर खाली जगह हैं, यानी वैक्यूल बनने लगते हैं और एक नई मजबूत कोशिका भित्ति का निर्माण शुरू हो जाता है, जिसे सेल वॉल कहते हैं। हाँ, और फिर इससे थोड़ा और पीछे जाने पर तीसरा चरण आता है मैचुरेशन। मैचुरेशन यानी परिपक्वता। बिल्कुल। यहाँ आते आते कोशिकाएं अपने अधिकतम आकार को प्राप्त कर लेती हैं और उनकी दीवारें पूरी तरह से मोटी और मजबूत हो जाती हैं। मतलब उनका रूप पक्का हो जाता है। जी हाँ, और अगर हम इस पूरी वृद्धि के गणित को समझे ना, हाँ, तो इसे ग्राफ के जरिए बहुत आसानी से देखा जा सकता है। गणित और जीव विज्ञान का मेल। बिल्कुल। वृद्धि की दर मुख्य रूप से 2 तरह की होती है, एक एरिथमेटिक और दूसरी जियोमेट्रिक। एरिथमेटिक और जियोमेट्रिक। हाँ, एरिथमेट्रिक वृद्धि एक बहुत ही रेखीय और सीधी प्रक्रिया है। इसमें होता ये है कि जब एक कोशिका विभाजित होकर 2 बनती है, तो क्या होता है? तो उनमें से एक कोशिका परिपक्व होकर अपना काम करने लगती है और विभाजन रोक देती है, और दूसरी? जबकि दूसरी कोशिका आगे फिर से विभाजित होती है। अरे ये तो बिल्कुल एक रिले रेस की तरह हो गया। वो कैसे? जहां बैटन सिर्फ एक खिलाड़ी आगे लेकर दौड़ता है और पीछे वाला अपनी जगह पर रुककर रेस से बाहर हो जाता है। हाँ, बिल्कुल वैसी ही प्रक्रिया है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, जहां एक तरफ समय हो और दूसरी तरफ पौधे की लंबाई, तो आपको एक बिल्कुल सीधी रेखा मिलेगी। हाँ, लीनियर ग्राफ। इसका एक गणितीय फॉर्मूला भी है, जहां लंबाई समय के साथ एक समान दर से बढ़ती है। बहुत सटीक उदाहरण है। लेकिन प्रकृति में चीजें इतनी सीधी नहीं होती। मतलब ये रिले रेस हमेशा नहीं चलती? नहीं, ज्यादातर जीवों में जियोमेट्रिक वृद्धि देखने को मिलती है। अच्छा। इस तरह लगातार दोगुनी होती जाती हैं। और मुझे लगता है कि जब हम इस जियोमेट्रिक वृद्धि को ग्राफ पर उतारते हैं तो हमें वो मशहूर एस आकार का कर्व मिलता है, जिसे सिग्मोइड कर्व कहते हैं। हाँ, सिग्मोइड कर्व। दुनिया के किसी भी जीवित जीव की स्वाभाविक वृद्धि इसी एस कर्व का पालन करती है। इसके कुछ हिस्से भी होते हैं ना? हाँ, इसके 3 स्पष्ट हिस्से होते हैं। शुरुआत में जब जीव या कोशिका नई होती है तो वृद्धि बहुत धीमी होती है। उसे क्या कहते हैं? इसे लैग फेज कहते हैं। फिर अचानक से मशीन तेज हो जाती है और वृद्धि रॉकेट की तरह ऊपर जाती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? हाँ, इसे लॉग फेज कहते हैं। लेकिन प्रकृति में असीमित संसाधन किसी के पास नहीं होते। जगह और पोषण हमेशा सीमित होते हैं। जाहिर है एक पेड़ आसमान को चीर कर तो नहीं बढ़ सकता। मिट्टी में पानी और पोषक तत्वों की भी एक सीमा होती है। इसीलिए एक समय के बाद वृद्धि की रफ्तार धीमी होकर स्थिर हो जाती है। और इसे स्टेशनरी फेज कहते हैं। बिल्कुल, यही एस कर्व किसी भी प्राकृतिक वातावरण में वृद्धि की वास्तविक सच्चाई है। चलिए गणित से थोड़ा बाहर निकलते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मेरे मन में आता है। पूछिए। कोशिकाएं इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, अलग अलग चरणों से गुजर रही हैं, लेकिन उन्हें ये कैसे पता चलता है कि आगे चलकर उन्हें क्या बनना है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब किसी कोशिका को जड़ का हिस्सा बनना है, किसी को पत्ती बनना है, तो किसी को तना। ये फैसला कैसे होता है? इसके लिए पौधों में एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन यानी विभेदन। हाँ, जब कोशिकाएं एक विशिष्ट काम करने के लिए परिपक्व होती हैं, तो वे अपनी संरचना पूरी तरह से बदल लेती हैं। इसका कोई उदाहरण? इसका सबसे शानदार उदाहरण पौधे के अंदर पानी ले जाने वाली नलिकाएं हैं, जी, जिन्हें ट्रैक्यूरी एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रैकेरियल एलिमेंट्स। कल्पना कीजिए कि एक कोशिका को एक खोखली पाइप बनना है। ठीक है। इसके लिए उसे अपने अंदर का सारा जीवित पदार्थ यानी प्रोटोप्लाज्म खत्म करना पड़ता है। अरे बाप रे।
हाँ, वो एक बहुत बड़ा बलिदान देती है ताकि एक मजबूत, खोखली और लचीली पाइप बन सके जो जड़ों से पानी खींचकर पत्तियों तक पहुंचा सके। मतलब उन्होंने अपना अंतिम रूप ले लिया, काम तय हो गया और अब वे उसी रूप में रहेंगी। आम तौर पर ऐसा ही होता है, लेकिन जहां तक मैंने रिसर्च में पढ़ा है, पौधों में एक ऐसी जादुई क्षमता होती है जो जानवरों में शायद ही कभी देखने को मिले। आप डी डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं? हाँ, डी डिफरेंशिएशन। ये मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है कि जो कोशिकाएं परिपक्व हो चुकी हैं, जिन्होंने विभाजन की क्षमता खो दी है, हाँ, वे जरूरत पड़ने पर वापस विभाजन की क्षमता हासिल कर लेती हैं। ये कैसे संभव है? अगर इसे हम अपनी आम जिंदगी से जोड़कर देखें ना, तो ये ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति अपना पूरा करियर खत्म करके रिटायर हो चुका है, आराम की जिंदगी जी रहा है। बिल्कुल, और अचानक किसी खास जरूरत के पड़ने पर वो वापस अपनी पुरानी नौकरी पर लौट आए और फिर से मेहनत करने लगे। हाँ, कॉक कैम्बियम का बनना इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। कॉक कैम्बियम। तने के अंदर मौजूद पूरी तरह से परिपक्व कोशिकाएं वापस से मेरिस्टेम बन जाती हैं ताकि पेड़ की छाल बन सके। और ये चक्र यहीं नहीं रुकता। रिटायरमेंट से वापस लौटे ये लोग, मेरा मतलब है कोशिकाएं, कुछ समय तक नया काम करते हैं, नई कोशिकाएं बनाते हैं और फिर वापस से अपना विभाजन बंद करके एक नया खास रूप ले लेते हैं। इस वापस परिपक्व होने की प्रक्रिया को रीडिफरेंशिएशन कहा जाता है। बिल्कुल सही। डिफरेंशिएशन का ये चक्र दिखाता है कि पौधे कितने ज्यादा लचीले होते हैं। और इसी लचीलेपन का एक और रूप है प्लास्टिसिटी। हाँ, प्लास्टिसिटी का सीधा सा मतलब है पर्यावरण और परिस्थितियों के हिसाब से अपने शरीर या आकार को ढाल लेना। इसमें बटरकप पौधे का उदाहरण जो हमारे नोट्स में है वो सबसे शानदार है। हाँ, बटरकप का पौधा। ये पौधा इतना स्मार्ट है कि इसके अंदर हेट्रोफिली देखी जाती है। श्रोताओं को हेट्रोफिली का मतलब बता देते हैं। हाँ, हेट्रोफिली मतलब अलग अलग तरह की पत्तियां। जब ये पौधा हवा में उगता है तो इसकी पत्तियों का आकार बिल्कुल अलग होता है। और जब पानी में होता है, जब उसी पौधे की पत्तियां पानी के अंदर डूबी होती हैं तो उनका आकार कटा फटा और रिबन जैसा हो जाता है। ऐसा इसलिए ताकि पानी की तेज धार से पत्तियां टूट न जाए। बिल्कुल। पर्यावरण के प्रति अनुकूलन का ये स्तर सच में अद्भुत है। अब सवाल ये उठता है कि इन सब चीजों को, किन चीजों को? कि कब बढ़ना है, कब डिफरेंशिएशन होना है, पत्तियों का आकार कैसा होना है, इन सबको नियंत्रित कौन करता है? पौधे के पास दिमाग तो होता नहीं। सही कहा। तो इसका जवाब है कुछ खास रासायनिक संदेशवाहक, रसायन, जिन्हें हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या पादप हार्मोन कहते हैं। शॉर्ट में पीजीआर। हाँ, पीजीआर। ये बहुत ही छोटे अणु होते हैं, लेकिन पौधे पर इनका प्रभाव बहुत गहरा और व्यापक होता है। इन्हें हम मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांट सकते हैं शायद। जी हाँ, एक जो वृद्धि को बढ़ावा देते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स, और दूसरे जो वृद्धि को रोकते हैं या तनाव के समय काम आते हैं, जैसे एब्सिसिक एसिड। इन रसायनों या हार्मोन्स की खोज की कहानियां किसी थ्रिलर उपन्यास से कम नहीं है। ऐसा क्यों? सबसे मजेदार बात तो ये है कि इन पांचों बड़े हार्मोन्स की खोज किसी गहरी वैज्ञानिक योजना का हिस्सा नहीं थी। तो फिर कैसे हुई? ये सब महज हादसों या असंयोग का नतीजा था। चलिए शुरुआत करते हैं ऑक्सिन से। ऑक्सिन। इसका कनेक्शन सीधे चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन से है। अच्छा, वो कैनरी ग्रास वाला प्रयोग? हाँ, वे बस ये देख ले थे कि कैनरी ग्रास नाम की घास का ऊपरी सिरा हमेशा उसी तरफ क्यों मुड़ जाता है जहां से रोशनी आ रही होती है। डार्विन ने कई प्रयोग किए इस पर। उन्होंने घास के सिरे को कवर किया, उसे काटा, और अंत में ये निष्कर्ष निकाला कि उस बिल्कुल ऊपरी सिरे पर कुछ ऐसा बन रहा है जो पूरे तने को रोशनी की तरफ मोड़ रहा है। और बाद में F.W. वेंट नाम के वैज्ञानिक ने इस रसायन को अलग किया और इसे ऑक्सिन नाम दिया। ऑक्सिन का एक बहुत बड़ा काम है एपिकल डोमिनेंस बनाए रखना। एपिकल डोमिनेंस? हाँ, इसका मतलब है कि जब तक पौधे की सबसे ऊपरी कली मौजूद है और बढ़ रही है, वो अपने अगल बगल की शाखाओं को बढ़ने नहीं देती। और इसी वजह से चाय के बागानों में या बागीचों में बाड़ बनाते वक्त एक बहुत ही खास तकनीक का इस्तेमाल होता है। वो ऊपरी छटाई वाली? बिल्कुल। माली लगातार पौधों के ऊपरी हिस्सों की छटाई करते रहते हैं। जैसे ही ऊपरी हिस्सा कटता है, ऑक्सिन का वो हावी होने वाला असर खत्म हो जाता है और अगल बगल की शाखाएं तेजी से फैलने लगती हैं, जिससे पौधा बहुत घना हो जाता है। इसके अलावा ऑक्सिन का एक कृत्रिम रूप है 2,4-D, जिसका इस्तेमाल खेतों में खरपतवार मारने के लिए किया जाता है।
2,4-D तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, ये इतना चतुर रसायन है कि ये सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले जंगली पौधों को मारता है और हमारी मुख्य फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये तो हुई ऑक्सिन की बात। अब चलते हैं दूसरे हार्मोन जिब्रेलिन्स पर। इसकी खोज की कहानी तो और भी अजीब है। हाँ, जापान के धान के खेतों वाली कहानी। बिल्कुल, जापान के धान के खेतों में एक बीमारी फैल गई थी जिसे बकाने या मूर्ख पौधा बीमारी कहा जाता था। इस बीमारी में होता क्या था? इस बीमारी में धान के पौधे अचानक बहुत लंबे हो जाते थे और फिर कमजोर होकर जमीन पर गिर जाते थे। किसानों को भारी नुकसान हो रहा था। फिर जब वैज्ञानिकों ने जांच की तो पता चला कि ये बीमारी किसी वायरस से नहीं बल्कि एक फंगस की वजह से हो रही है। जिबरेला फुजिकुरुई। हाँ? उस फंगस से जो खास रसायन निकल रहा था वही जिब्रेलिक एसिड था। और आज ये जिब्रेलिन कृषि जगत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। गन्ने की खेती का ही उदाहरण ले लीजिए। हाँ, गन्ने के तने में ही उसकी सारी मिठास और रस जमा होता है। अगर गन्ने की फसल पर जिब्रेलिन्स का छिड़काव कर दिया जाए तो तने की लंबाई काफी बढ़ जाती है। और श्रोताओं के लिए ये आंकड़ा जानना हैरानी भरा होगा कि सिर्फ इस एक रसायन के छिड़काव से गन्ने की पैदावार प्रति एकड़ 20 टन तक बढ़ सकती है। 20 टन! किसानों के लिए ये सच में चमत्कार है। बिल्कुल। तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनेंस। इसकी खोज में तो विज्ञान का एक बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ देखने को मिलता है। वो मछली वाला? हाँ, हेरिंग मछली के स्पर्म का डीएनए। सच में जब मैंने ये पढ़ा तो मैं भी हैरान रह गया। पौधे के हार्मोन का मछली से क्या लेना देना? वैज्ञानिक तंबाकू के तने की कोशिकाओं को लैब में उगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे तब तक तेजी से विभाजित नहीं हो रही थीं जब तक कि उन्हें नारियल का दूध, यीस्ट या उस हेरिंग मछली के स्पर्म के डीएनए का अर्क नहीं दिया गया। इसी प्रयोग से काइनेटिन की खोज हुई, जो एक साइटोकाइनिन है। इसका मुख्य काम ही कोशिकाओं को विभाजित करना है। ये नई पत्तियों और शाखाओं के बनने में मदद करता है। इसका एक और बड़ा काम ये है कि ये पत्तियों पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आने देता। न्यूट्रिएंट्स को खींचकर ये सुनिश्चित करता है कि पत्तियां लंबे समय तक हरी भरी रहें। अब तक हमने जिन 3 हार्मोन्स की बात की, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनेंस, ये सब पौधे की वृद्धि को बढ़ाने वाले रसायन हैं। लेकिन एथिलीन इन सबसे अलग है। पहली बात तो ये कि ये कोई तरल पदार्थ नहीं बल्कि एक गैस है। और इसकी खोज की कहानी भी एक संयोग ही है। हाँ, वो संतरे वाली कहानी। 1910 में एक वैज्ञानिक ने देखा कि एक खराब और सड़े हुए संतरे के पास जब कुछ कच्चे केले रखे गए तो वे केले बहुत ही जल्दी पक गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस सड़ते हुए संतरे से एक उड़नशील गैस निकल रही थी, जिससे बाद में एथिलीन के रूप में पहचाना गया। एथिलीन फलों को पकाने का सबसे प्रमुख रसायन है। जब फल पकने की कगार पर होता है तो एथिलीन उसकी सांस लेने की दर को बहुत तेजी से बढ़ा देता है, जिसे विज्ञान की भाषा में रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक कहते हैं। हाँ, अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये ऐसा है जैसे फल पकने की अंतिम मंजिल पर पहुंचने के लिए एक लंबी और गहरी सांस ले रहा हो और अपनी पूरी बची हुई ऊर्जा उस प्रक्रिया में झोंक रहा हो। हाँ, आज भी खेती में टमाटर और सेब को जल्दी पकाने के लिए इस गैस का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। तो एथिलीन ने फलों को पका दिया, श्वसन दर बढ़ा दी, मतलब पौधे की मशीनरी बहुत तेजी से काम कर रही है। लेकिन क्या ऐसा कोई समय आता है जब पौधे को इस पूरी मशीनरी को अचानक से रोकना पड़े, एकदम से ब्रेक लगाना पड़े? हाँ, क्योंकि बाहर हमेशा वसंत का मौसम तो नहीं रहता ना। बिल्कुल, और यही वो जगह है जहां हमारा आखिरी और सबसे दिलचस्प रसायन चित्र में आता है, एब्सिसिक एसिड। हाँ, एब्सिसिक एसिड, या जिसे हम ABA कहते हैं। इसे पौधों का स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। स्ट्रेस हार्मोन यानी तनाव हार्मोन। जब हालात खराब होते हैं तो पौधे को अपनी वृद्धि रोकनी पड़ती है ताकि वो अपनी ऊर्जा बचा सके और जिंदा रह सके। यह एक रक्षक की तरह काम करता है। मान लीजिए भयंकर सूखा पड़ गया है और जमीन में पानी नहीं है, तो ऐसे में पौधे की पत्तियों से पानी उड़ता रहा तो पौधा सूखकर मर जाएगा। ऐसे समय में ABA तुरंत हरकत में आता है और पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों को, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, तुरंत बंद करवा देता है। इससे पौधे के अंदर का पानी भाप बनकर उड़ने से बच जाता है। इसके अलावा बीजों के मामले में भी इसका काम बहुत महत्वपूर्ण है। वो सुप्त अवस्था वाला। हाँ, बीज जब मिट्टी में गिरता है तो उसे उगने के लिए सही तापमान और नमी चाहिए, लेकिन अगर मौसम बेहद ठंडा है या सूखा है तो ABA उस बीज को एक तरह की गहरी नींद में भेज देता है, जिसे डोरमेंसी या सुप्तावस्था कहते हैं। वो बीज को तब तक सोने देता है जब तक कि बाहरी मौसम
पूरी तरह से अनुकूल न हो जाए। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटें, तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि पौधों का विकास केवल कोशिकाओं के बढ़ने का कोई सीधा साधा खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये जेनेटिक्स, बाहरी पर्यावरण जैसे रोशनी, पानी और तापमान, और इन कमाल के रसायनों यानी पीजीआर के एक बेहद जटिल और खूबसूरत तालमेल है। कभी ये रसायन मिलकर एक साथ काम करते हैं तो कभी एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, ताकि पौधे के अंदर एक संतुलन बना रहे। सही कहा। कब एक छोटा सा बीज फूटेगा, जड़ कैसे मिट्टी को चीरते हुए नीचे जाएगी, पत्ती का आकार हवा में कैसा होगा और पानी में कैसा होगा, फल कब पकेंगे और पेड़ कब अपनी वृद्धि रोकेगा, प्रकृति का ये नियंत्रण कक्ष बहुत ही खामोशी से लेकिन बेहद सटीकता के साथ काम करता है। और इसी अद्भुत विज्ञान के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना चाहेंगे। वो क्या? हमने आज के इस विश्लेषण में प्लास्टिसिटी और स्ट्रेस हार्मोन ABA की बात की, जो पौधों को सूखे जैसी भयंकर स्थितियों से बचाते हैं। हाँ, बिल्कुल बात की। इस जानकारी को देखते हुए श्रोताओं के लिए ये सोचना दिलचस्प होगा कि क्या भविष्य में जलवायु परिवर्तन और दुनिया भर में लगातार पड़ रहे सूखे से निपटने के लिए हम इंसान इन प्राकृतिक तनाव प्रतिक्रियाओं को हैक कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या हम इन हार्मोन्स का इस्तेमाल करके ऐसी सुपर फसलें तैयार कर सकते हैं जो किसी भी खराब मौसम को मात दे सकें और कभी खराब ना हों? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान और कृषि की अगली सबसे बड़ी छलांग साबित हो सकता है। हाँ, प्रकृति ने हमें बचाव के सारे औजार पहले से ही दे रखे हैं। अब चुनौती बस उन्हें समझने और सही तरीके से इस्तेमाल करने की है। तो इस गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार के साथ पौधों की वृद्धि और विकास के इस दिलचस्प सफर को हम यहीं विराम देते हैं। आशा है आपको इस खामोश लेकिन चमत्कारी दुनिया के बारे में सुनकर कुछ नया सीखने को मिला होगा। सुनते रहिए और अपने आसपास की दुनिया को एक नई नज़र से देखते रहिए। धन्यवाद।